तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी बैठक की जो हमारे ग्रह का भविष्य तय कर सकती है। हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 30वें सम्मेलन की, जिसे हम सब COP30 के नाम से जानते हैं। ये सम्मेलन 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच ब्राजील के बेलेम शहर में होने वाला है। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम बैठक नहीं होगी, ये एक निर्णायक मोड़ है, एक ऐसा लम्हा जब दुनिया को अपने वादों से आगे बढ़कर कुछ ठोस करके दिखाना होगा। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इस ऐतिहासिक सम्मेलन में दांव पर क्या लगा है। जरा इस जगह की कल्पना कीजिए, बेलेम, एक ऐसा शहर जहां विशाल अमेज़न नदी अटलांटिक महासागर में मिलती है। पेरिस समझौते के ठीक 10 साल बाद दुनिया के फेफड़े कहे जाने वाले अमेज़न के मुहाने पर यह बैठक हो रही है। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता है, जैसे प्रकृति खुद दुनिया के नेताओं से हिसाब मांग रही हो। इस सम्मेलन का जो सेंट्रल आइडिया है वो है ग्लोबल मुटिरानो। ये एक पुर्तगाली शब्द है जिसका मतलब होता है सामूहिक कोशिश। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सामूहिक कोशिश वादों को हकीकत में बदल पाएगी? जो नेगोशिएटर्स होंगे उन पर जबरदस्त दबाव होगा। उम्मीद है कि बातचीत इतनी तनावपूर्ण होगी कि सम्मेलन को एक दिन और बढ़ाना पड़ सकता है, जैसा कि अक्सर होता है। और सोचिए, इसी गहमागहमी के बीच आखिरी दिनों में पवेलियन में आग लग जाए और पूरे एरिया को खाली कराना पड़े। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां भारत की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। इस सम्मेलन में भारत विकासशील देशों के लिए एक लीडिंग आवाज बनकर उभरेगा और क्लाइमेट जस्टिस यानी जलवायु न्याय की मांग करेगा। इसमें बेसिक देश यानी ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन और LMDC यानी एक जैसी सोच वाले विकासशील देशों के समूह शामिल हैं। भारत की पूरी क्लाइमेट डिप्लोमेसी की नींव इसी सिद्धांत पर टिकी है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसको ना एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नाव है जिसमें कुछ लोग दशकों से छेद कर रहे हैं और कुछ लोग अभी अभी चढ़े हैं। अब नाव डूब रही है, तो क्या नाव को बचाने की जिम्मेदारी सबकी बराबर होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जिसने ज्यादा नुकसान किया है उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। बस यही तर्क भारत और ग्लोबल साउथ का है। तो भारत की कुछ अटल मांगे क्या होंगी? सबसे पहले भारत कहेगा कि क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, इसकी एक साफ परिभाषा तय करो ताकि कोई हेरफेर न हो। वो इस बात पर भी जोर देगा कि अडैप्टेशन यानी बदलते मौसम के हिसाब से ढलने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो जरूरत से 15 गुना कम है, और ये पैसा लोन नहीं बल्कि ग्रांट के रूप में होना चाहिए। साथ ही भारत विकसित देशों को पेरिस समझौते के आर्टिकल 9.1 के तहत उनकी कानूनी जिम्मेदारी भी याद दिलाएगा। ये सिर्फ मांगे नहीं है, ये क्लाइमेट जस्टिस की बुनियाद है। और ये पंचलाइन भारत के पूरे तर्क का निचोड़ है। भारत का रुख साफ होगा कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ देशों की तिजोरियों में बंद नहीं रह सकती, इसे साझा करना होगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व की है। बेलेम पॉलिटिकल पैकेज के जो मुख्य परिणाम हो सकते हैं उन्हें समझते हैं। ये वो चुनौतियां हैं जिनसे पूरी दुनिया को गुजरना होगा। यहाँ सबसे बड़ा आंकड़ा आता है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल यानी NCQG। इसके तहत 2035 तक विकासशील देशों के लिए हर साल 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा जाएगा। अब ये सुनने में तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसमें से 300 बिलियन डॉलर वो मेन टारगेट है जो विकसित देशों को देना है। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, भले ही ज़रूरतें इससे कहीं ज़्यादा हों। अच्छा, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? इसके लिए बेलेम एक 5R रोड मैप तैयार करेगा। इसका मतलब है पब्लिक फंड्स को फिर से भरना, फाइनेंस को एडेप्टेशन की तरफ ज्यादा झुकाना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ग्रीन प्रोजेक्ट्स की ओर मोड़ना, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकों में सुधार करना और पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को ही नया रूप देना। बेलेम एक्शन मैकेनिज्म या BAM, इसे ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाएगा कि क्लाइमेट एक्शन की कीमत गरीबों और कमजोरों को न चुकानी पड़े। ये सामाजिक बराबरी को क्लाइमेट पॉलिसी के सेंटर में रखता है। अडैप्टेशन के मोर्चे पर भी कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। अडैप्टेशन फाइनेंस को 3 गुना करने का वादा किया जाएगा और ग्लोबल गोल ऑन अडैप्टेशन यानी GGA को मापने के लिए 60 इंडिकेटर्स का एक फ्रेमवर्क भी अपनाया जाएगा। अब जरा एक तकनीकी लेकिन बहुत ही विवादास्पद विषय पर आते हैं, कार्बन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज। ये तकनीकें आजकल क्लाइमेट नेगोशिएशंस में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। चलिए इन दो कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझते हैं। एक है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS,
ये ऐसा है जैसे प्रदूषण को उसके सोर्स पर ही पकड़ लेना। मान लीजिए किसी फैक्ट्री की चिमनी पर एक फिल्टर लगा दिया। दूसरी तरफ है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल यानी CDR। ये हवा में पहले से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने जैसा है, जैसे कोई इंडस्ट्रियल लेवल का पेड़ लगा दिया हो। ये काफी दिलचस्प है। 60 से ज्यादा देश अब इन तकनीकों को अपनी राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं यानी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस या NDCs में शामिल कर चुके हैं। और देखिए, विकसित और विकासशील देशों के बीच का बंटवारा लगभग बराबर है। अब एक संतुलित नजरिया रखने के लिए इस सम्मेलन की संभावित कमियों पर भी एक नजर डालना जरूरी है। चलिए देखते हैं कि क्या हासिल नहीं होने की आशंका है। इस स्लाइड में निराशा की आशंका साफ दिखती है। हो सकता है कि फॉसिल फ्यूल्स को खत्म करने के लिए कोई ठोस टाइम बाउंड रोडमैप ना मिले। अडैप्टेशन फाइनेंस को 3 गुना करने की डेडलाइन 2035 तक टाली जा सकती है। और विकसित देश शायद अब भी ग्रांट की बजाय लोन देने पर अड़े रहें, जिससे विकासशील देशों पर कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। और अमेज़न में होने के बावजूद जंगलों की कटाई पर शायद सिर्फ कुछ गैर बाध्यकारी वादे ही किए जाएं। तो भारत के लिए इन सब का क्या मतलब है? COP30 के नतीजे सीधे सीधे भारत के 2070 तक नेट जीरो बनने के लक्ष्य पर असर डालेंगे। और हम इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। बेलम में सामूहिक प्रयास यानी मुतीराओं की भावना तो होगी, लेकिन अगर कई ज़रूरी एक्शंस को भविष्य के लिए टाल दिया गया तो सवाल ये उठता है कि वादों और योजनाओं के इस दौर में क्या असल कार्रवाई के लिए हमारे पास से वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है? ये एक गंभीर बात है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।